हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? यदि मिल रही है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में। ठीक, तो आज हम आपको बताएंगे कि मेंडल कौन थे, कहाँ पैदा हुए और किस प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो जानते हैं। तो मेंडल का पूरा नाम था ग्रीगर जॉन मेंडल। क्या नाम था? ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल। जो इनका जन्म है बर्थ प्लेस जो है वो है ऑस्ट्रिया। क्या है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं बेटा, ऑस्ट्रिया। ठीक, ऑस्ट्रिया इसे पढ़ा जाता है। और जो इनका जन्म है वो कब हुआ था? ईयर, किस ईयर में इनका जन्म हुआ था? 1822 में इनका जन्म हुआ था। फिर बात आती है कि जन्म सबका होता है ना, कहते हैं जन्म तो सबका होता है लेकिन मृत्यु किसी किसी की होती है। नहीं समझ पा रहे होगे। देखो, मरते तो सब हैं, वो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन मर जाते हैं जिनका वर्णन इतिहास के पन्नों में किया जाता है। तो कुछ ये लोग उन्हीं में से हैं। अगर ये ना होते तो जेनेटिक्स ना होती ना, ये कहा जाता है ऐसा। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पे इन्होंने किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट है वो किया था पी पे। ये कौन सी पी है? गार्डन पी। गार्डन पी। पी मतलब मटर। हाँ बेटा, हिंदी में याद रखो, मटर। गार्डन पी पे की थी। अब इस पी का साइंटिफिक नेम कौन बताएगा? चलो जल्दी से बताओ, पी का साइंटिफिक नेम क्या है? बताओ बताओ। यदि नहीं मालूम है तो लिख लो, पाइसम। पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। इसका क्या नेम है? साइंटिफिक नेम है एससी नेम। साइंटिफिक नेम है इसका एसएन। अब जो हमारा पी होता है वो कैसा होता है? जो हमारा पी है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है। कैसा प्लांट है? बाइसेक्सुअल प्लांट है या बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब ये बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? तो बाइसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि इस पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाते हैं। दोनों पाए जाते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाते हैं। तो इसे कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। फिर बात ये आती है कि सर जो हमारे मेंडल थे तो उनके मन में ऐसा विचार कब से चला? उनके मन में ऐसा विचार सर कब से चला कि ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। किस पे स्टार्ट किया? बताओ बेटा, किस पे स्टार्ट किया? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है वो गार्डन पी पे स्टार्ट किया। ठीक, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम है। अब हमने ये आपको बताया कि जो ग्रीगर जॉन मेंडल है इनका जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में हुआ था। लेकिन इनका जो काम था वो चर्च में पादरी थे। जैसे मंदिर में जो मंदिर होता है उसमें पंडित जी होते हैं, जो गुरुद्वारा होता है उसमें सरदार जी लोग अपना पाठ करते हैं, लेकिन जो मस्जिद होता है उसमें मौलाना साहब करते हैं। तो ऐसे ही गिरजा चर्च में ग्रीगर जॉन मेंडल एज अ पादरी या फादर के रूप में वर्क करते थे। तो वहाँ पे इनको वर्क दिया गया था, कहानी सुनना, उनका जो वर्क दिया गया था वो बगीचे में सब्जी उगाने का काम था। लेकिन कहते हैं ना, काम तुम कोई करो उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन चांस उन्हीं को मिलता है जिनके माइंड जो होते हैं अच्छे होते हैं। चांस फेवर दी ट्रेंड माइंड। चांस उन्हीं को फेवर करता है जिनके माइंड ट्रेंड होते हैं। तो ऐसा ही कुछ ग्रीगर जॉन मेंडल के साथ में हुआ। तो ग्रीगर जॉन मेंडल सब्जी उगाने के साथ साथ में ये मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन जो मेंडल थे वो मटर का ही पौधा क्यों लिया? भाई सवाल तो ये भी उठता है कि व्हाई मेंडल चूज गार्डन पी नॉट अदर। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारा मटर का पौधा है इसकी लाइफ साइकिल 1 से 2 मंथ में पूरी हो जाती है। 1 से 2 महीने में इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है और इसमें सेल्फ पोलिनेशन
और क्रॉस पोलिनेशन ईजिली करा लेते हैं। मान लो अगर कहीं पे हमें क्रॉस पोलिनेशन कराना है या आर्टिफिशियल पोलिनेशन कराना है तो इसका हम इमैस्कुलेशन कर देंगे। इमैस्कुलेशन का मतलब यह है कि हम कली अवस्था में एंड्रोशियम को काट के बाहर निकाल देंगे, आसानी से कर लेंगे। तो ये सब प्रोसेस जो आसानी से कर सकते हैं और जनरेशन दर जनरेशन हम जल्दी से जल्दी रिजल्ट पा सकते हैं। अगर इन्होंने वही एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे किया हो तो समझो एक जो ह्यूमन है उसको एडल्ट बनने में कितने साल लगते हैं, 22 साल अप्रोक्स मान लो, और 18 साल तुम गर्ल्स की मान लो। तो इतना साल तो इनको रुकना पड़ता, तब इन्होंने क्रॉस कराते, फिर दूसरी जनरेशन आती। तो ये सब था, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चूज किया, मटर के पौधे को चूज किया। अब बात ये आती है कि जो मेंडल थे, मेंडल के जानने से पहले थोड़ा ये जान लो कि अगर प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी है तो ये पौधा है हमारा शुद्ध लंबा। शुद्ध लंबा का मतलब क्या होता है, प्योर टाल। इंग्लिश में लिख लो, हाँ तुम सब में लिखो प्योर टाल। अगर ये पौधा हमारा स्मॉल टी है तो इसे क्या कहोगे, शुद्ध बौना। अगर कोई नाटक का हो तो बुरा दिल पे ना लेना, शुद्ध बौना। या इसे क्या कहोगे, प्योर डॉर्फ कहेंगे। अब बात आती है कि सर अगर इन दोनों के बीच का हो तो उसे क्या कहोगे। मान लो कैपिटल टी और ये स्मॉल टी है तो इस वाले पौधे का जो जीनोटाइप होगा इसे हम कहेंगे संकर लंबा। कैसा लंबा, संकर लंबा। लेकिन ये पौधा भी लंबा है। इतनी अगर तुम्हारे अगर काल भाषा कह लो या कुछ भी कह लो, अगर तुमने इतना क्लियर कर लिया, जो इसकी ये हमने भूमिका बनाई है, अगर इस भूमिका को तुमने अगर तैयार कर लिया तो तुम समझ जाओ बेटा पूरी जेनेटिक्स तुम्हारी टिप पे है, पूरी जेनेटिक्स तुम्हारी टिप पे है। अगर तुमने इतना याद कर लिया। अब बात आती है कि सर जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग ईयर क्या था मेंडल का। तो मेंडल का जो स्टार्टिंग ईयर था वो था 1856 से लेकर 1863 तक इनका एक्सपेरिमेंट चला। कितने साल हुए, टोटल ये 7 ईयर हुए। नीट क्या पूछता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, डॉक्टर बनने के लिए पेपर होता है, क्या पूछता है कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है वो कितने ईयर चल रहा, 7 ईयर। कितना आसान चुटकू सा सवाल आता है। ये 7 ईयर चला, 7 ईयर एक्सपेरिमेंट चला। अब उनका क्या एक्सपेरिमेंट था ये हम आपको बताते हैं, फिर बताएंगे कि मेंडल अपने जीवन काल में साइंटिस्ट नाम आगे लगाने के लिए तड़पते रहे। इनको जीवन काल में किसी ने नहीं कहा कि ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट हैं। क्यों नहीं कहा वो भी बताएंगे। और आज उन्हें कोई साइंटिस्ट नहीं कहा था, लेकिन आज वो फादर हैं जेनेटिक्स का, कहते हैं ना फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो नाम आता है ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन जीवन काल में इन्होंने किसी ने अपने सामने नहीं सुन पाया कि कोई कहा हो कि जो मेंडल साहब हैं वो साइंटिस्ट हैं। ये अपने मुंह से नहीं सुन पाए, अपने कानों से नहीं सुन पाए। मरने के बाद लोगों ने इनको ये उपाधि दी। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं ये एक्सपेरिमेंट करते थे, किस पे करते थे, मटर के पौधे पे करते थे। लेकिन मटर के पौधे पे करते तो थे, लेकिन इनके दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि बॉस मिक्स्ड करेक्टर वाले पौधे नहीं लेने हैं। इन्होंने अच्छे को लिया और उनका जो रिजल्ट आया उसी को लिखा। अगर कोई बीज का गड़बड़ आ भी गया तो उसको उन्होंने छोड़ दिया। समझो मेरी बात। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक ये पौधा लिया, क्या लिया, मटर का पौधा लिया। इसका जीनोटाइप कैपिटल टी। ये पौधा कैसा है बताओ, शुद्ध लंबा, प्योर टाल। दूसरा पौधा इन्होंने लिया, शुद्ध बौना। इसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी इन्होंने लिया। लेने के बाद में इसमें इन्होंने कराया, बताओ क्या,
क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें इन्होंने करा दिया क्रॉस पॉलिनेशन। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया, अब ये दोनों गैमेट कैसे बनाएंगे, तो इसका गैमेट कैपिटल टी, इसका गैमेट स्मॉल टी। अब तुम इसके क्रॉस कराओ। क्रॉस कराने का मतलब है शादी कराना, क्रॉस कराने का मतलब है शादी कराना। हम कैसे कराते हैं देखो जरा, ये कैपिटल टी आएगा और ये स्मॉल टी से शादी करेगा, तो ये क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये फिर हमारा कैपिटल टी जाएगा और ये दूसरे स्मॉल टी से शादी करेगा, ये क्या बनाएगा बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ पे ये हमारा कैपिटल टी आएगा और ये इससे शादी करेगा, ये करेगा बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये फिर कैपिटल टी हमारा आएगा और इससे शादी करेगा तो बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बात आती है सर कि जब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी की शादी करा दी तो सर सभी पौधे ये आ गए। सर ये तो संकर लंबे हैं, सर ये तो संकर लंबे सर बीच वाले पौधे हैं। तो मेंडल ने कहा भाई चलो ठीक है, तो इसे कहते हैं F1 जनरेशन, F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। F1 का मतलब होता है फीलियल जनरेशन। तो ये पहली पीढ़ी में ये लोग प्राप्त हुए, पहली पीढ़ी में ये लोग प्राप्त हुए। फिर मेंडल ने क्या काम किया, फिर मेंडल ने काम ये किया कि इनकी आपस में शादी करा दी, इनकी आपस में शादी करा दी। ये यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया। अब इनकी इन्होंने आपस में शादी करा दी। यहाँ पे क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन। और यहाँ पे क्या कराया है, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे क्रॉस करा, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तुम यहाँ पे देखो, हो सकता है नीचे बोर्ड में ना दिखता हो, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन। जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो यहाँ पे आया कैपिटल टी और ये वाला कैपिटल टी, तो ये कैपिटल टी बना, मतलब शुद्ध लंबा। और ये कैपिटल टी इसके पास में गया तो ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी बना। लेकिन जब ये स्मॉल टी कैपिटल टी के पास पहुंचा तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी पहुंचा बना। और जब ये स्मॉल टी से मिला तो स्मॉल टी बना। अब बात ये आती है कि सर ये तो हमारी फीलियल जनरेशन F2 है, सेकंड जनरेशन, ये है सेकंड जनरेशन है ना। तो मेंडल ने कहा कि जो हमारा बौना पौधा था वो F1 जनरेशन में तो छिप गया, लेकिन F2 जनरेशन में फिर बाहर आ गया। तो मेंडल बहुत परेशान हो गए और परेशान होने के बाद में मेंडल ने बोला कि देखो बच्चों, या देखो खुद को बताया कि पेरेंट के पास कुछ ऐसा है, पेरेंट के पास कुछ ऐसा है जो बच्चों में जाता है, जो बच्चों में जाता है। कुछ क्या है मेंडल नहीं बता पाए। मेंडल ने कहा कि समथिंग विच पास फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी, कुछ है, और जो समथिंग है उसी को मेंडल ने कहा फैक्टर। क्या कहा, फैक्टर। लिख लो यहाँ पे फैक्टर। जो समथिंग था उसी को मेंडल ने कहा फैक्टर, हिंदी में कहते हैं कारक। और आज के समय ये फैक्टर या कारक, ऑन द डे या सेम डे या आज के दिन, इन फैक्टर को कहा जाता है जीन। जो जीन होते हैं वो माता पिता से बच्चों में जाते हैं। कहते हैं ना, तुम्हारा बिहेवियर बता देता है, बात करने का तरीका बता देता है कि तुम्हारी परवरिश कैसे खानदान में हुई है। तो ठीक आपके लफ्ज़ों से लोग पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप वैसा ही बोलोगे ना जैसा आपके घर में बोला जाता है। तो इसलिए अपनी वाणी को अच्छा रखें। तो मेंडल साहब यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि माँ बाप के पास कुछ था, माँ बाप के पास कुछ था जो F1 जनरेशन में छिपा रहा, लेकिन F2 जनरेशन में फिर आ गया। नहीं समझ पाए? हाँ, कि माँ बाप ने अपने करेक्टर बच्चों को दिया, फिर बच्चों में फिर बच्चों के पास आया। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। ये मेंडल का नियम है पूरा। मेंडल इतनी ही मतलब इतने पे ही पूरी जेनेटिक्स चलती है। अब बात ये आती है सर, क्या बस इतना ही हो गया, जेनेटिक्स खत्म? नहीं, अभी तो जेनेटिक्स शुरू हुई है। अब तुम समझो, जो बायोलॉजी लोग क्यों लेते हैं? बायोलॉजी लोग इसलिए लेते हैं कि उनको मैथ समझ में नहीं आती है,
मैथ समझ में नहीं आती है, उनको जो 20 गणित है वो समझ में नहीं आती मैथ की, तभी तो लोग बायो लेते हैं। और मेंडल बाबा ठहरे मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स लगा दिए यहाँ पे। तो ये जो तुम इतना लिखे देख रहे हो, ये क्लास वो क्लास, जब बायोलॉजी वाले ने, जब इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को 1865 में पब्लिश्ड किया। एक्सपेरिमेंट मेंडल ने कब पब्लिश किया? 1865 में। जब ये 1865 में एक्सपेरिमेंट पब्लिश हुआ तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा ये कैसा साइंटिस्ट है, कौन आदमी है, लिखता है कि प्योर टाल्क को प्योर डार्फ के साथ में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हाइब्रिडाइज्ड टाल बनते हैं। लेकिन जब F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करा देते हैं तो F2 जनरेशन में 3 टाल प्लांट और 1 डार्फ प्लांट बनता है। तो मेंडल कहते हैं कि पेरेंट के पास कुछ ऐसा है जो बच्चों में बिना बदले पहुंच जाता है, जिसे कारक कहते हैं या फैक्टर कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा देखो बाबा, ये सब कुछ हमारे मैथ वगैरह समझ नहीं आ रही है, तो इनके काम को बंद कर दिया गया। इनके कामों को कोई चर्चा नहीं मिली। अच्छा, लोग लेते भी ध्यान से उसी को हैं जो चर्चे में होता है, लोग लेते भी उसी को हैं जो चर्चे में होता है, चर्चित होता है। तो उस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चित थे मेंडल के टाइम 1865 के करीब में, जो सबसे ज़्यादा चर्चित थे वो बायोलॉजी क्या बहुत के क्षेत्रों के बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग इन द सेंस कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और उन साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स डार्विन। अब जो चार्ल्स डार्विन हैं, इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी, और उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यहाँ पे लिख देते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक डार्विन ने पब्लिश की थी। तो इस बुक में कुछ ऐसा था, क्या था आपके जानने के लायक नहीं। इस बुक में कुछ ऐसा था जो लोग हंगामे पे थे कि आखिर डार्विन ने ऐसा क्यों बोल दिया लोगों को, और इतनी ज़्यादा चर्चा थी। तो इस एक्सपेरिमेंट पे लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये डार्विन ही चर्चे में थे। डार्विन की बुक का पूरा नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यानी नेचर में उसी स्पीसीज का सिलेक्शन होता है जो उस टाइम के लिए कैसा होता है, मजबूत होता है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो आप ये पढ़ने में इतने अपने आप को स्ट्रांग बना लीजिए कि जब बोर्ड एग्जाम ले तो आप टॉप करें, अच्छे नंबरों से पास हो, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा आगे भाई, तभी तो आपकी मार्कशीट अच्छी आएगी। तो ये पूरा था, हमने पूरा बता दिया। मेंडल फेल किस लिए हुए बताओ? क्योंकि उस समय चार्ल्स डार्विन की बुक पब्लिश हुई थी और मेंडल ने स्टैटिकल और मैथमेटिक्स के नॉलेज का यूज़ कर दिया था। कैपिटल टी स्मॉल टी, बहुत ज़्यादा बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको मैथ से मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर मान लो यदि आपने काम अच्छा किया है, आपके कामों की सुनवाई नहीं होती है, लेकिन एक समय के बाद आपको लोग फिर याद करते हैं। जब इसी काम को जो मेंडल कर रहे थे, अलग अलग देशों के साइंटिस्ट ने इस काम को किया और फिर उन्होंने अपने पेपर पब्लिश किए। तो जो पूरी कमेटी होती है साइंटिस्ट की, तो वहाँ पहुँचे तो उनको ध्यान आया यार कुछ समय पहले एक पेपर ऐसा और पब्लिश हुआ था, जब उस पेपर को देखा तो सेम लिखा था। तो इसलिए मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी हुई। अच्छा, रीडिस्कवरी कब होता है? तुम मान लो साथ में मेला देखने गए हो, अब भाई जब तुम बह जाओगे तभी तो तुमको कोई खोजेगा। खोजने का मतलब क्या होता है? डिस्कवर करना, हमने खोजा है। रीडिस्कवरी मतलब पुनः खोजा है। तो मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी कब हुई? मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी कब हुई? तो मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी 1900 में हुई, सन 1900 में हुई। जब मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी हुई तब तक मेंडल बाबा की डेथ हो चुकी थी। इसलिए मेंडल के जीवन काल में किसी ने साइंटिस्ट माना ही नहीं कि मेंडल एक साइंटिस्ट थे। क्यों नहीं माना? क्योंकि वो पेपर ने उन्होंने जीते जी पब्लिश किए थे। लेकिन उस समय
उनको ये सब नहीं, मतलब वहाँ के लोगों को नहीं समझा पाए, नहीं समझ पाए वो लोग। लेकिन जब 1900 में मेंडल के नियमों की रिडिस्कवरी हुई तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। अब बात ये आती है कि सर रिडिस्कवरी तो आपने बता दी, कि फिर ये रिडिस्कवरी सर की किसने? भाई मान लो तुम मेले में बह गए हो तो कोई तो तुमको ढूंढ के लाएगा, और जो लोग ढूंढ के लाए वो भी अलग अलग देशों के थे। जो लोग ढूंढ के लाए वो भी अलग अलग देशों के थे। ये नहीं थे 3 पड़ोसी थे ढूंढने चले गए, ऐसा नहीं, अलग अलग देशों के थे। किन किन देशों के थे आपको नहीं याद रखना है, उसमें 3 नाम है। नंबर 1 पे आता है कार्ल कोरेंस, हिंगो डी वरीज और टेस्मार्क। हिंगो डी वरीज, टेस्मार्क। हमने जो लिखा है इतना लिख लो, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपने लिख लिया होगा? हाँ, लिख लिया है तो ठीक है। मेंडल के नियमों की रिडिस्कवरी जो है वो कार्ल कोरेंस, हिंगो डी वरीज और वॉन टेस्मार्क ने की थी। कब की थी? 1990 में की थी। ये ग्रेगर जान मेंडल का पूरा हमने बता दिया। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लो। जो ग्रेगर जान मेंडल थे वो ऑस्ट्रिया में रहने वाले थे और उनका जन्म 1822 में हुआ था, जो कि चर्च में एक पादरी के रूप में काम करते थे, पादरी थे, और वहाँ इनको सब्जी उगाने का काम दिया गया। लेकिन सब्जी में इन्होंने दिमाग लगाया और मटर के पौधे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इन्होंने मटर के ही पौधे को क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने इसलिए लिया कि जो मटर की लाइफ साइकिल होती है वो कम डेज 1 से 2 मंथ में पूरी हो जाती है, और जो एक मटर का पौधा होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि उसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाते हैं। जो हमारा पी प्लांट होता है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन जनरली होता है, लेकिन उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हम लोग ईजिली आसानी से करा लेते हैं। ठीक, जो मटर का पौधा होता है वो मतलब फिर वही बात कहेंगे कि इसका साइंटिफिक नेम जो है पाइसम सैटिवम होता है। फिर मेंडल ने शुद्ध लंबे, शुद्ध बौने, प्योर टाल, प्योर डॉर्फ के बीच में क्रॉस कराया। तो इन्होंने F1 जनरेशन में देखा। इन्होंने क्रॉस का मतलब, जहां हम क्रॉस बोलेंगे तो याद रखना क्रॉस पॉलिनेशन कराया और देखा कि F1 जनरेशन यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन में इन्होंने पाया कि सभी प्लांट टाल थे। लेकिन F1 जनरेशन से प्राप्त हुए टाल प्लांटों को ये नहीं कि ये पौधे मिले फिर तुरंत करा दिया। अरे भैया, ये पौधे बने, इनसे इन्होंने बीज लिया, बीज लेने के बाद में इन्होंने खेतों में बोया, खेतों में बोने के बाद में इन दोनों पौधों के फिर बीज लिए, फिर आपस में इनको क्रॉस पॉलिनेशन कराया। फिर जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया, सेल्फ पॉलिनेशन इन दोनों में कराया, F1 जनरेशन के पौधों को में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो इन्होंने देखा कि जो F2 जनरेशन बनी, सेकंड फिलियल जनरेशन बनी, उसमें 3 पौधे लंबे थे और 1 पौधा बौना था। तो मेंडल ने कंक्लूजन निकाला कि पेरेंट से बच्चों में कुछ जाता है, कुछ को इन्होंने फैक्टर कहा जो आज के दिन में हम जीन के नाम से जानते हैं। और जीन क्या होता है? डीएनए का वह पार्ट जो एक कैरेक्टर या लक्षण को एक्सप्रेस करता है उसे जीन कहते हैं। सर, क्या डीएनए का हर पार्ट जीन हो सकता है? तो आंसर आता है नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डीएनए का बहुत सा ऐसा पार्ट होता है जो रिपीटेड डीएनए से मिलकर बना होता है, जिसका कोई काम नहीं होता है। इसलिए डीएनए का हर पार्ट जीन हो सकता है, ये गलत है। लेकिन हर जीन डीएनए का पार्ट होता है, ये सही है। हर डीएनए या डीएनए का हर पार्ट जीन नहीं हो सकता है, लेकिन हर जीन डीएनए का पार्ट होता है। आप समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो समझने की कोशिश करो। जेनेटिक्स थोड़ी सी कठिन है, हम बोल रहे हैं तुमसे। आप पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।